नमस्कार। प्रधानमंत्री आजकल अपनी तमाम चुनावी सभाओं में एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुना रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसा प्लान लेकर आ रही है जिसमें बहुत सारे लोगों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, महिलाओं के गहने जब्त कर लिए जाएंगे। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और ये कुछ खास लोगों में बांट दी जाएगी। और इससे इस चुनाव में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद के पीछे की कहानी क्या है? क्या कांग्रेस ऐसी कोई योजना बना रही है? क्योंकि इस पूरे मामले में सैम पित्रोदा का नाम भी सामने आया है, जो अमेरिका में रहते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं। इस वीडियो में मैं उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा और इस बारे में जो सवाल उठाया जा रहा है कि लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, ये योजना क्या है या क्या योजना हो सकती है, इस बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ दिखाऊं, प्रधानमंत्री का ये बयान भी आप सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। 2024 के चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्म हो गया है और इस मुद्दे पर लोग स्पष्टता चाहते हैं, सफाई चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सच क्या है। और सच ये है कि देश में इस वक्त एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अमीरी और गरीबी के बीच में एक बहुत बड़ा फासला हो गया है। क्या आपको मालूम है कि देश की 40% संपत्ति पर सिर्फ 1% लोगों का अधिकार है और बाकी में 60% जो संपत्ति है उस पर बाकी जनता यानी कि 99% जनता के पास में वो है। और ये पूरी दुनिया में एक ये बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया है। और 2022-23 की एक रिपोर्ट बताती है कि ये समस्या पूरी दुनिया में इस वक्त एक ऐसे समाज का रचना कर रही है जिसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए आने वाली सरकारों को इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। और कांग्रेस ने इस बारे में योजना बनाई है। कांग्रेस ने जो नया योजना लेकर आई है उसमें कुछ संपत्ति, कुछ पैसे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको सबल बनाने की एक योजना है। और शायद उसी योजना को लेकर प्रधानमंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में थी तब एक सर्वे हुआ था, जो जातीय गणना होती है, जो सर्वे होता है जिसमें हम जनसंख्या का आकलन करते हैं। हर 10 साल में होने वाले उस आकलन के 2011 में खास बात ये थी कि उसमें जाति का भी नाम पूछा गया था और ये भी पूछा गया था कि किसके पास क्या आर्थिक आधार है, यानी उनके पास कोई मोटर गाड़ी है, उनके पास फ्रिज है, वो क्या उनके पास किस तरह के और संसाधन हैं, यानी लोगों की आर्थिक स्थिति को जानने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन उसका सर्वे पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया था, वो जनता में नहीं आया था। वो रिपोर्ट सरकार के पास सुरक्षित है। पीसीसी 2011 के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं और ये आज भी महत्व रखते हैं क्योंकि हमने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का जिक्र हमारे न्याय पत्र में किया है। ये क्या 3 मकसद थे जो मैंने 2011 नवंबर में इस प्रस्तावना में, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट था, मैंने लिखा था। पहला,
घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक गणना करना, जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लगाना जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगे, यानी कि ये बीपीएल सर्वे के माफिक होगा। दूसरा उद्देश्य ये था प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके, यानी कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, समाज के अलग अलग जाति, क्योंकि जाति ही हमारा समाज का आधार है, आरक्षण का आधार है, जाति से तो हम भाग नहीं सकते। तो दूसरा मकसद यह था कि प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके। और तीसरा मकसद यह था कि विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, ये 3 हमारे उद्देश्य थे। आज जयराम रमेश कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट का हवाले से एक चैलेंज किया मोदी सरकार को कि क्यों नहीं वो ये रिपोर्ट प्रकाशित कर देती है। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा इतना गर्म हो चुका है कि इस वक्त ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और वो उन्होंने जो सैम पित्रोदा के बारे में जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इस बारे में हमने बातचीत की बीबीसी में संवाददाता रहे रामदत्त त्रिपाठी से। रामदत्त त्रिपाठी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्दा बनाया है वो तो एक समाज में एक स्केयर या एक लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं मिडिल क्लास के, कि राहुल गांधी और उनके सलाहकार और कांग्रेस जो संपन्न लोग हैं उनकी संपत्ति उनके मरने के बाद ले लेंगे, पूरी नहीं मिलेगी उनको, और उसको फिर बांट देंगे गरीबों में। दरअसल पहली बात तो ये समझने की है कि आर्थिक गैर बराबरी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो डॉक्टर लोहिया रहे हों, जयप्रकाश रहे हों, गांधी जी रहे हों, कम्युनिस्ट हों, सभी में ये एक चिंता का विषय रहा है। और हिंदुस्तान के संदर्भ में इस समय ये जो बाहर के विश्लेषण आए हैं, सर्वे आए हैं, वो ये है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अंग्रेजों के समय में जो आर्थिक गैर बराबरी थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक दल हैं सभी को ये चिंता होती है, सभी उसके लिए उपाय ढूंढते हैं क्या करना चाहिए। इसी के तहत देखिए हमारे यहाँ जमींदारी उन्मूलन हुआ था एक समय में, तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनकी सरप्लस ज़मीनें ले करके, अर्बन और रूरल दोनों है, वो गरीबों में दी गई थी। तो ये तो एक राज्य का काम है कि लोगों में एक समानता हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है। तो सैम पित्रोदा भी एक गांधीवादी चिंतक हैं और उनका ये कहना था कि वो भी इस तरह से सोचते हैं कि भाई कैसे हिंदुस्तान में आम लोगों में खुशहाली आए, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उसको कैसे उचित वेतन मिले और कैसे उसका जीवन बेहतर हो। अभी हमारे यहाँ राष्ट्र के पास इतने संसाधन नहीं है कि हम जैसे कई विकसित देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और सोशल सिक्योरिटी हैं वो दे सकें। तो उनका ये कहना था कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है इनहेरिटेंस एक्ट, जिसके तहत जो बहुत अरबों के खरबों के जिनकी संपत्ति होती है वो आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बारे में नहीं है, उनके डेथ के बाद वहाँ एक रूल है कि उसका 45% उनके बच्चों को दे दिया जाता है। और वैसे भी वहाँ बच्चे इतने निरीह भी नहीं होते। एक ये भी है कि वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि सब कोई निरीह भी नहीं होते, और बाकी जो हिस्सा है वो स्टेट के पास आ जाता है, ये मानते हुए कि आप जो धनाढ्य हुए हैं उसमें समाज के जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, जमीन हो, खनिज पदार्थ हो, जंगल है, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप इतने धनाढ्य हुए हैं। तो आप जैसे गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की बात रखी थी कि भाई आप उसके मालिक नहीं हैं, आप ट्रस्टी हैं उस संपत्ति के, तो उसको करके ताकि स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास वो रिसोर्सेज आ जाएं
और फिर जो नीडी लोग हैं उनको अलग अलग स्कीम के तहत उनको दिया जा सके। लेकिन मोदी जी तो इस समय मौके की तलाश में है कि वो जहां जरूरत होती है कि वो कहते हैं कि साहब कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की संपत्ति लेके आपका मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट देगी, उससे काम नहीं चला। तो अब वो ये उनको एक मुद्दा मिल गया सैम पित्रोदा की बात का, तो उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया कि कांग्रेस जो है आपके बाप दादों की जमीन जो है लेके या संपत्ति लेकर के धन जो है वो बांट देगी। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी एक जो जयंत सिन्हा है जो मोदी जी के साथ ही वित्त राज्य मंत्री थे, वो खुद इस टैक्स की वकालत कर रहे हैं। उनका एक वीडियो आया है और ये कोई पहली बार नहीं है। जो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे उस समय भी ये बात आई थी। तो एक थिंकिंग ये हमेशा चलती रहती है कि भाई जो ज़्यादा रिच लोग हैं उन पर कैसे टैक्स लगा के उन्होंने जो दौलत इकट्ठा की है या इस तरह से उनको ले करके और स्टेट जो है जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको भी दिया जाए, क्योंकि जो आर्थिक विषमता से समाज में जो है वो बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। और अब मैं आपको सुनवाता हूं सैम पित्रोदा का वो बयान जो उनके प्रधानमंत्री के बयान के बाद आया है, जिसमें वो किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। ले सकते हैं आपका, आपके घर में आके सामान ले जाएंगे, आपका फर्नीचर ले जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पागलपन है ना। ओके, आपके जूते ले जाएंगे क्योंकि जूते बड़े महंगे हैं। ऐसा नहीं बनता ना। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। एक अच्छा एग्जांपल दूं, समझिए कि हमारे वहां अभी मिनिमम वेज नहीं है, अमेरिका में है मिनिमम वेज। सो हम लोग हमारे घर के नौकर को कुछ भी देते हैं, किसी को 1000 रुपया देते हैं, किसी को 10,000 रुपया देते हैं। ओके, और कोई 18 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है। इफ वी कम अप विथ ए मिनिमम वेज इन द कंट्री saying you must pay so much money to poor, now that's distribution of wealth. आज क्या हो रहा है कि rich people don't pay their peon, servants, home help enough, but they spend that money in vacation in Dubai and vacation in London. Okay? So if they paid little more, that's a distribution of wealth. Okay, we don't have minimum wage law yet. Yeah. I even tackle issues like why should you call somebody knocker? I don't understand. That knocker word should be completely out of the dictionary. It's a home help. ये हमारी नौकरानी है। अबे what a demeaning thing to say. ये चलते आ रहा है जनरेशन से। हमारे ऑप्शन हो तो हम निकाल देंगे, बोले किसी को नौकर मत कहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, डिग्निटी। सो देर आर मेनी इश्यूज लाइक दिस व्हेन वी यू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. It is not that you sit on a chair and say, okay, here this belongs, this money I will be distributing it to everybody. Okay? It's naive to think like that. And a prime minister of a country thinks like that, that means I got some concerns about his brain. Okay? I mean, what are you talking? You are really dealing with the policy issues to redistribute wealth. Okay? And when you ask for the data, you are really trying to understand what is the distribution today. We don't have good data on all of this. I think we need data to decide on policy issues. We don't need data to distribute wealth. We need data to decide on policy issues going forward. बहरहाल कांग्रेस ने इसको एक मुद्दा बना लिया है और इस मुद्दे को लेकर चुनाव में हो सकता है कि गर्मी अभी और बढ़े। आपको इस समस्या के बारे में क्या कहना है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रख सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ
मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।